Good morning students, myself Poonam Mittal from Royal International School. This is संस्कृत क्लास. आज हम 10th क्लास की संस्कृत पढ़ेंगे बच्चों हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो थर्ड चैप्टर चल रहा था और हमारे जो पार्ट का नाम है वो था स्वराष्ट्र गौरवम. वो क्या था बच्चों? स्वराष्ट्र गौरवम. और चैप्टर कौन सा चल रहा था? थर्ड चैप्टर चल रहा था. इसमें मैंने आपको 4 श्लोकों के बारे में अच्छे से समझा दिया था, अच्छे से पढ़ा दिया था आपको पिछले वीडियो में. अब आगे के हम नेक्स्ट जो श्लोक है वो आगे हम पढ़ेंगे. तो आपको अपनी संस्कृत की बुक ओपन करनी है और उसमें आपको चैप्टर थर्ड ओपन करना है, जिसमें से जो 4 श्लोक हैं वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए थे. आज हम 5वें श्लोक पे चलेंगे. आज हम 5वें श्लोक पे चलेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए 5वां जो श्लोक है हमारा उसको हम पढ़ना शुरू करते हैं. ऐत देश प्रसुतस्य स्काशत गर्म जन्मन स्वम स्वम चरितम शिक्षरेण पृथ्वया सर्वमानवाः. देखिए यहाँ पर बेटा ये मनुस्मृति से, ये जो हमारा श्लोक है ये मनुस्मृति से लिया गया है. किससे लिया गया है? मनुस्मृति से लिया गया है. और इसके अंदर देखिए क्या कहा गया है कि यहाँ पे प्रसुतस्य का मतलब होता है जन्मे हुए. प्रसुतस्य का क्या मतलब होता है बच्चों? जन्मे हुए. एक देश यानी इस देश में जो जन्मे हुए. फिर है सकाशा दर्गज जन्मन, यानी इस देश में जन्मे हुए महापुरुष. कौन बेटा? महापुरुष. इस देश में जन्मे हुए महापुरुष स्वचरितम यानी अपने अपने चरित्र का निर्माण शिक्षरेण पृथ्व्या सर्वमानवा, पृथ्वी के सभी मानव वो क्या करते हैं बच्चों? देखिए जो हमारे यहाँ पर अनेक विद्वानों ने क्या लिया है? जन्म लिया है. जो बहुत जिनकी हम अगर देखे जाए तो उनके ना बहुत सारे है ना क्या कहते हैं ना, आपको कीर्तियाँ आपको यहाँ पर पता चल जाएंगी. ठीक है, आपने देखी होंगी इतने सारे विद्वानों ने जो ना बाहर विदेशों में भी जाकर भी अपने प्रवचनों को दिया है और उनके ज्ञान और प्रवचन से बहुत से लोगों को क्या मिला है? एक है ना क्या कहते हैं मार्ग मिला है. ठीक है, तो मतलब कहने का क्या अर्थ है बेटा कि हमारे इस देश में जन्मे हुए जो भी महापुरुष हैं, ठीक है, जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी विद्वान हुए हैं, उन सबके ज्ञान से इस पूरी पृथ्वी के मानवों ने अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण की है. किसकी शिक्षा ग्रहण की है बच्चों? अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण की है. किनसे की है? हमारे भारत देश, हमारी जो जन्मभूमि है वहाँ से जन्मे हुए जितने भी जो महापुरुष हैं और जो विद्वान हैं उनके द्वारा दिए गए ज्ञान से पृथ्वी के सभी मानवों ने अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण की है. तो चलिए इसके संस्कृत श्लोक की तरफ चलते हैं. अस्मिन् देशे भारत देशे जनानां विदुषा श्रेष्ठ जनानां पार्श्वात् विश्वस्य सर्वे मानवा आत्मन गुण व्यवहारादीन शिक्षन्ते सम जना भारतवर्षस्य विद्वद्भ्य श्रेष्ठ जैनभ्य वा एव सद्गुणान शिक्षन्ते. तो देखिए इसका अर्थ क्या हुआ कि इस देश में जने विद्वान तथा श्रेष्ठ जनों के संपर्क में आने से, मतलब कि जो हमारे देश के जितने भी जो महान जो विद्वान हुए हैं, महापुरुष हैं, जब दूसरे देशों के लोग या फिर और जो हमारी पृथ्वी के जो अन्य मानव हैं जब वो उनके संपर्क में आए तब उन्होंने क्या किया? वो उन्होंने अपने गुण और चरित्र की उनसे शिक्षा प्राप्त की और अपने गुण व्यवहार में अपने है ना क्या कहते हैं शिक्षा ग्रहण की. श्रेष्ठ जनों से यानी जो महान जन हैं उनसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की. कौन सी शिक्षा ग्रहण की? अपने व्यवहार आदि के गुण. ठीक है, अपने श्रेष्ठ जो है ना क्या कहते हैं शिक्षा, अपने डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं, जो हमें किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके का हमें अपना चरित्र रखना चाहिए, उनकी शिक्षा उन लोगों से ग्रहण की. तो ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं. अपि स्वर्णमयी लंका नाम मैं लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी. अब देखो यहाँ पर एक मतलब जो रामायण है उसका एक श्लोक दिया गया है जो रामायण से लिया गया है. ये श्लोक किससे लिया गया है बच्चों? रामायण से लिया गया है. और इसमें जो राम जी हैं वो लक्ष्मण जी को एक बात कहते हैं. क्या कहते हैं? जब वो लंका पे चढ़ाई करते हैं और जब वो लंका को जीत लेते हैं तब उनके हाथ में पूरा शासन आ जाता है. किसका बच्चों? जो लंका था उसका पूरा शासन आ जाता है. लेकिन
जो हमारे राम जी हैं वो लक्ष्मण जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि लक्ष्मण, कि ये जो स्वर्णमयी लंका है, यानी ये जो सोने से बनी हुई लंका है, तो ये लंका ना रोचते, मतलब कि ये मुझे बिल्कुल भी रुचिकर नहीं लगती है। अर्थात ये मुझे, ये जो सोने से बनी हुई लंका है ना, ये चाहे कितनी भी कीमती हो लेकिन ये मुझे अच्छी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि मेरे लिए जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, क्योंकि मेरे लिए मेरी माँ और मुझे जन्म, एक तो मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ और जिस भूमि पे मैंने जन्म लिया है वो जन्म भूमि, ये दोनों ही मेरे लिए स्वर्ग से भी पूजनीय है, अर्थात स्वर्ग से भी बढ़कर है। समझ में आया बच्चों आपको? चलिए इसके हम संस्कृत प्रसंग, संस्कृत व्याख्या की तरफ चलते हैं। श्री राम लंकाया रमयात अवलोक्य अनुजाय लक्ष्मणान कथयति, कि जब न श्री राम लंका पे विजय कर लेते हैं और उसके बाद में फिर वो क्या करते हैं, अपने अनुज यानी छोटे भाई लक्ष्मण को कहते हैं, हे लक्ष्मण, इयम लंकापुरी स्वर्ण निर्मिता अस्ति, कि ये जो लंकापुरी है ये किससे बनी हुई है? सोने से बनी हुई है। तथापि इयम, ये रामायण फिर भी मुझे ये बिल्कुल भी नहीं रुचिकर लगती है, अर्थात अच्छी नहीं लगती है, मुझे ये आकर्षित नहीं करती है। क्यों? यत माता जन्मभूमि च स्वर्गाद अतीत गुरुतरा भवती, क्योंकि इस संसार के अंदनी जन्मदात्री यानी जन्म देने वाली और जो जिस भूमि पे मैंने जन्म लिया है वो मेरे लिए स्वर्ग से भी बढ़कर है। उसके बाद एते उभयत्र जनानां पालयन्ति पोषयन्ति रक्षन्ति प्रगति पथम नयन्ति च अतएव सम्माननीय, क्योंकि वहाँ पर उसने, मेरी जन्मभूमि ने और मुझे जन्म देने वाली माता ने मेरा पालन पोषण किया है, मेरी रक्षा की है और मुझे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया है, इसलिए ये दोनों ही क्या है? सम्मानीय है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं 7 पे। राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो राष्ट्र मंगल कारणिम यया विना न पश्यन्ति राष्ट्र स्वनिकट स्थितम। अब देखिए यहाँ पर ये बेटा जो लिया गया है ये अमृत भागवाचार्य जी का कोई ग्रंथ है, उन वहाँ से ये लिया गया है श्लोक। और इस श्लोक में कहा गया है, जन्मभूमि के बारे में कहा गया है कि राष्ट्र दृष्टि नमस्यामो, कि जिस व्यक्ति की राष्ट्र दृष्टि होती है, अर्थात कि राष्ट्र की कामना, राष्ट्र की अच्छी कामना करने की दृष्टि होती है, जिसका जो भाव होता है कि उसका क्या मुझे अपने राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा कार्य करने हैं, उसकी मंगल कामना के लिए जिसके वहाँ वो हमेशा क्या रहता है? आतुर रहता है। ऐसी राष्ट्र दृष्टि को यथा विना न पश्यन्ति राष्ट्र स्वनिकट स्थितम, कि जिसके बिना समीप में स्थित के, अगर हमारे समीप में कौन स्थित है? हमारा राष्ट्र है। जिस राष्ट्र के अंदर हम रहते हैं वो हमारे इतना करीब है कि कहते हैं वो क्या है? उस राष्ट्र को जो कई लोग हैं वो क्या नहीं कर पाते, वो उस राष्ट्र को देख नहीं पाते हैं, अर्थात उसकी मंगल कामना नहीं करते हैं, उसके बारे में आना क्या कहते हैं, अच्छा नहीं सोचते हैं, उसके बारे में कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों के बारे में कहा गया है कि मैं उस राष्ट्र दृष्टि को नमस्कार करता हूँ जो क्या करती है? हमारे राष्ट्र को क्या कहते हैं, हमारे राष्ट्र की मंगल कामना करती है। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो क्या करते हैं, राष्ट्र उनके समीप होते हुए भी वो उस चीज़ को देख नहीं पाते हैं। चलिए इसके संस्कृत व्याख्या की तरफ चलते हैं। राष्ट्रस्य कल्याण कारिणी राष्ट्र भावना देशभक्ति व वयम प्रणाम। इसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्र का कल्याण करने वाली जो राष्ट्र दृष्टि है और राष्ट्र भावना को मैं क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ। उसके बाद देखिए, यत अनया राष्ट्र दृष्टिम भावना व बिना समीपस्थोपि राष्ट्र न दृष्टियते। इसमें क्या कहा गया है कि जिसके कारण व्यक्ति अपने पास स्थित राष्ट्र को भी नहीं देख सकता, राष्ट्र तो देशभक्ति के कारण ही समीप आता है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों, कि जब तक हमारे मन में राष्ट्र भक्ति नहीं होगी, जब तक हमारे मन में राष्ट्र के लिए कुछ करने की भावना नहीं होगी, तब तक वो हमारे पास रहते हुए भी हमसे दूर है, अर्थात तब तक हम में राष्ट्र भक्ति की भावना नहीं जाग सकती है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट श्लोक पे हम चलते हैं। समान संस्कृत मताम यावती प्रत्यय पुण्य भूम तावतिम भूमावृत्य राष्ट्र मेकम निगदे। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि समान संस्कृति वाले लोगों की जहाँ पर प्रत्यय पुण्य भू, तब पिता और प्रत्यय पुण्य
यानी हमारे जो दादाजी हैं, पितामह हैं, आदि की ये क्या है, भूमि है। मतलब हम जिस भूमि पे रहते हैं वो सिर्फ हमारी ही भूमि नहीं है, हमारे जो पूर्वज है वो उनकी भी भूमि है। ठीक है, तावती भूमार्त्यम राष्ट्र मेकम निकर्दे, उन सबको ढककर, अर्थात जहाँ जहाँ तक हमारी संस्कृति है, हमारी समान संस्कृति, जहाँ जहाँ तक हमारी संस्कृति फैली हुई है, हमारे पूर्वजों की संस्कृति फैली हुई है, उस पूरे भूभाग को ढककर जब ढक देते हैं तो उसका जो समग्र जो रूप है, यानी उसका जो पूरा रूप है, वही क्या कहलाता है बच्चों, वही राष्ट्र कहलाता है। वही क्या कहलाता है बच्चों, वही राष्ट्र कहलाता है। आगे चलिए इसके संस्कृत व्याख्या पर। सदस्य संस्कृति युतानाम जनानाम यावत प्रयंत पितृ पावना भू अस्ति तावत ए धराम अधिकृत्य यत स्थानम भवति तद एव एकम राष्ट्र भवति। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि समान संस्कृति युग लोगों की जहाँ तक पावन भूमि पितृभूमि है, अर्थात जिन लोगों के समान हमारी संस्कृति है उन लोगों तक, जहाँ तक उनके माता और पितामह की पावन भूमि है, तब तक भूमि का वह स्थान क्या कहलाता है, राष्ट्र कहलाता है। एक ही विचारधारा के लोग, यानी कहने का क्या मतलब है बेटा कि जिनका क्या है, विचारधारा एक ही हो, एक ही विचारधारा के लोग जहाँ तक निवास करते हैं वो पावन भूमि हमारी क्या कहलाता है, वही हमारा राष्ट्र कहलाता है। तो चलिए आगे चलते हैं बच्चों। उसके बाद में देखिए, पितृभूतम पुण्य भूत्व द्वय यस्य न विद्यते तस्य सौतव तत्र राष्ट्रे अभिभूतम न किल्ला हरति। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या कहा गया है कि जिस व्यक्ति की ना पितृभूमि होती है और उसकी मातृभूमि का भाव भी नहीं होता है, अर्थात कहने का क्या तात्पर्य है कि जिसकी पितृभूमि अर्थात जिसकी पिता की भूमि भी नहीं होती और जो भूमि उसके पास में है उसके प्रति उसकी क्या नहीं होती, मातृभूमि के उसके अंदर क्या नहीं होते, भावना नहीं होती, उसके अंदर भाव नहीं जागते, उसका जो स्वामित्व होना क्या है, वो स्वामित्व होने के भी योग्य नहीं है, अर्थात उसका स्वामित्व होना संभव नहीं है। यहाँ पर कहने का क्या तात्पर्य है बच्चों कि जिस भूमि पर उसने जन्म लिया है, जिस भूमि ने उसका क्या किया है, पालन पोषण किया है, अगर ऐसी भूमि के प्रति उसके मन में राष्ट्र भक्ति नहीं जागती है, जन्मभूमि के भी भाव नहीं जागते हैं, तो उसका स्वामित्व होना भी क्या है, बेकार है, अर्थात वो स्वामित्व होने के, उस भूमि के स्वामित्व होने के योग्य नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए इसकी संस्कृत व्याख्या पे चलते हैं। पितु भूमे भाव मातु भूमे च पावन भूमे भाव। यहाँ पे क्या गया है कि पिता की भूमि का भाव और माता की भूमि का पावन भाव क्या कहते हैं, यस्य हृदय ना भवति, जिसके हृदय में नहीं होता है, तस्य राष्ट्र स्वामित्व आत्मीयता वाम ना भवति, उसका राष्ट्र में अपनापन या स्वामित्व नहीं होता है, अर्थात उसका अपने राष्ट्र से क्या नहीं होता बच्चों, अपने राष्ट्र से लगाव नहीं होता है। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे देखेंगे, राष्ट्रे तु अधिकार है तस्य भवति यस्य हृदय राष्ट्रम प्रति पितु मातु च भाव विदति। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि राष्ट्र पर तो उसी का ही अधिकार होता है जो राष्ट्र के प्रति मातृ और पितृ भाव रखता है। क्या रखता है, यानी कि माता और पिता का भाव रखता है, यानी अपनी भूमि के प्रति कर्तव्य का भाव जो व्यक्ति रखता है वही उसका अधिकारी होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे चलते हैं। स एव देशभक्त राष्ट्रवादी जन राष्ट्रस्य स्वामित्व प्राप्तु शक्नोति, और वही देशभक्त जो राष्ट्रवादी है अर्थात राष्ट्र के लिए सोचने वाला है, राष्ट्र के लिए मंगल करने वाला है, वही व्यक्ति उस स्वामित्व को प्राप्त कर सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। राष्ट्रस्थान पत्ने राष्ट्रीय अवलंबे ही भवत सर्वदा तस्मा शनयास्तु राष्ट्रीया। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्र निवासियों का सहारा लेकर ही, राष्ट्र निवासी कौन होते हैं बच्चों, राष्ट्र में जो व्यक्ति निवास करते हैं, जो राष्ट्र में जो रहने वाले व्यक्ति हैं, राष्ट्र में देश में रहने वाले लोग हैं, उन्हीं को लेकर, उन्हीं का सहारा लेकर
उन्नति और अवनति होती है। कहने का क्या मतलब है बच्चों कि जो राष्ट्र में जो लोग निवास करते हैं उन्हीं के ऊपर हमारे देश की प्रगति और पतन का क्या होता है, भार होता है। अर्थात वो ही अपनी लगन और मेहनत से देश की क्या करते हैं, उन्नति करते हैं। और वो ही क्या करते हैं, अपनी मतलब अगर उनमें देशभक्ति का भाव नहीं है, अपने राष्ट्र के प्रति कुछ करने का भाव नहीं है, तो वही लोग क्या करते हैं, अपने देश को पतन की ओर ले जाते हैं। तो भारत जो राष्ट्र के जो व्यक्ति रहने वाले जो व्यक्ति हैं उन्हीं के ही सहारे पर राष्ट्र की उन्नति और पतन निर्भर करता है। इसलिए राष्ट्रवादियों को सदा शिक्षित किया जाना चाहिए। तो यानी यहाँ पर शिक्षित किया जाना क्यों चाहिए बच्चों, क्योंकि जब राष्ट्र के लोग शिक्षित होंगे, उनमें जागरूकता आएगी, तो उनमें देशभक्ति की भावना भी जागेगी और उनमें क्या होगा, उनमें लगन और मेहनत जानेगी, जिससे वो क्या करेंगे, आगे से आगे उन्नति करेंगे। और जब वो व्यक्ति उन्नति करेंगे तो हमारा राष्ट्र भी क्या करेगा, उन्नति करेगा। चलिए इसकी संस्कृत व्याख्या की तरफ चलते हैं। राष्ट्र वास्तव्यान आश्रित्य एवं राष्ट्रस्य उन्नति अवनति व संभवति। अब देखिए यहाँ पे क्या है, राष्ट्र में निवास करने वालों का आश्रय लेके ही राष्ट्र की उन्नति अथवा अवनति संभव होती है। क्यों होती है, अतः राष्ट्रस्य निवासीन सदैव शिक्षिता भवतु। अब देखिए यहाँ पर उनकी अवनति और उन्नति किसके ऊपर निर्भर है, राष्ट्र के लोगों के ऊपर निर्भर है। इसलिए हमें राष्ट्र के लोगों को क्या करना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए, क्योंकि जब राष्ट्र के लोग शिक्षित होंगे तो वो क्या करेंगे, उन्नति करेंगे, वो क्या करेंगे, आगे से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अशिक्षिता राष्ट्रवासीन राष्ट्रस्य उन्नतो सहयोगम न प्रदातुम शक्नुवन्ति। क्योंकि जो अशिक्षित लोग हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, वो राष्ट्र की उन्नति में सहायता नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें क्या नहीं होती, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, ना उन्हें ऐसी कोई मतलब कुछ भी किसी भी तरह का उनको कुछ भी नहीं आता है जिससे कि उनके राष्ट्र की उन्नति हो सके, उनकी खुद की उन्नति हो सके। क्यों, क्योंकि वो अशिक्षित होते हैं, उन्हें किसी भी बात की जानकारी नहीं होते हैं, इसलिए वो अपना जीवन भी निम्न बिताते हैं और उसी प्रकार राष्ट्र का जो भी होता है वो भी क्या होता है, पतन की तरफ वो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिए, अतः शिक्षितम राष्ट्रम एवं सबल भवति। इसलिए जो शिक्षित जो राष्ट्र होता है वही सबल होता है। अब देखिए जो इसका लास्ट वाला श्लोक है उसकी तरफ चलते हैं हम। विद्या शस्त्रम शास्त्रम च द्वय विधे प्रतिपते शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्र शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। आप देखिए यहाँ पर बेटा राष्ट्र के लिए किन दो चीज़ों के बारे में बताया है कि विद्या शास्त्र और विद्या शास्त्र और शस्त्र शास्त्र, ये दो विद्याएं जो होती हैं वो किसके लिए महत्वपूर्ण होती है, राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि अगर जो राष्ट्र क्या है, रक्षित है, अर्थात रक्षा से घिरा हुआ है, वहीं पर ही शास्त्र क्या होते हैं, शास्त्र के ऊपर विचार विमर्श किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है बच्चों कि यदि कोई राष्ट्र सुरक्षित नहीं है तो क्या होगा, वो हमेशा दूसरे देश से क्या रहेगा, डरा हुआ रहेगा। और ऐसे डरे हुए देश में ना तो कोई कला से संबंधित और ना ही किसी शास्त्र से संबंधित कोई भी विचार विमर्श नहीं होंगे। किस राष्ट्र में विचार विमर्श होंगे शास्त्र पर, जो राष्ट्र क्या होगा, सुरक्षित होगा। इसलिए राष्ट्रवादियों को अर्थात राष्ट्र में रहने वालों को ये दो विद्याएं ज़रूर आनी चाहिए। कौन कौन सी, एक शस्त्र शास्त्र और एक दूसरा विद्या शास्त्र। इन दोनों में क्या होना चाहिए, निपुण होना चाहिए। चलिए इसके संस्कृत व्याख्या की तरफ चलते हैं। ज्ञान प्राप्ते विद्या द्वे विधे भवत, कि ज्ञान प्राप्ति की दो विद्याएं होती हैं। एका शस्त्र विद्या भवती, एक शस्त्र विद्या होती है, और दूसरी शास्त्र विद्या भवती, दूसरी शास्त्र विद्या होती है। शस्त्र विद्या मानवस्य देशस्य रक्षणाय समर्था भवती, कि जो शस्त्र विद्या होती है वो क्या करती है, मानव के देश के जो मानव है उनकी क्या करती है, दूसरे देशों से या फिर आक्रमणकारियों से देश की
रक्षा करती है। और राष्ट्रस्य अस्मिता शस्त्रेण एव सुरक्षिता भवति, और राष्ट्र की जो अस्मिता है उसको शस्त्र के द्वारा ही सुरक्षित किया जा सकता है। यत्र राष्ट्र शस्त्र बलेन शत्रु भयात् सुरक्षित भवति तत्र शास्त्र विद्या पठितुम पाठयितुम च शक्यते। आप देखिए यहाँ पर क्या किया है कि राष्ट्र की अस्मिता शास्त्र से ही सुरक्षित होती है। जो राष्ट्र शस्त्र बल से शत्रु के भय से सुरक्षित है, जो राष्ट्र शस्त्र बल से, क्योंकि जिसके पास शस्त्र है अर्थात हथियार है, अगर उसके पास उसकी विद्या है, उसको अच्छे से चलाना आता है, तो वो उसका क्या कर रहा है, वो शत्रु के भय से बिल्कुल मुक्त है अर्थात सुरक्षित है। और वहाँ ही शास्त्र विद्या पढ़ी और पढ़ाई जा सकती है, वहीं पर क्या की जा सकती है, शास्त्र विद्या पढ़ी और पढ़ाई जा सकती है। तस्मिन् शस्त्र बलेन सुरक्षित राष्ट्रे एव शस्त्राण विद्यानां विज्ञानादीनां विमर्श भवति तत्रैव शास्त्र चर्चा वर्तते। अर्थात जहाँ पे शस्त्र के द्वारा राष्ट्र सुरक्षित है वहीं पर ही शास्त्र की विद्या पर विचार विमर्श किया जा सकता है, अर्थात वहीं पर शास्त्र चर्चा की जा सकती है, क्योंकि राष्ट्र की रक्षा शस्त्र करता है और जो विद्या है वो भी राष्ट्र के लिए क्या होती है, महत्वकारी होती है। ठीक है बच्चों, तो ये आज आपका चैप्टर जो थर्ड चैप्टर है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अपने गृह कार्य की तरफ चलते हैं। आपको गृह कार्य में क्या करना है, इसकी संस्कृत व्याख्या और हिंदी अनुवाद दोनों आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, और साथ ही साथ जो पीछे क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं वो क्वेश्चन आंसर्स भी आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।